गोगन थाना क्षेत्र में गोगा नवमी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान वहां पर धार से प्रमोद नामक व्यक्ति आए हुए थे। सामने रहने वाले कुछ लोगों से नाचने के दौरान धक्का लगने की बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद उन युवकों ने प्रमोद की जमकर पिटाई कर दी। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश धार से आए हुए व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 नाबालिग व 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। एक अभी समारोह में जहाँ 2 लोग जहाँ नाच चल रहा था, उस नाच में धक्का लगने से 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया और उनमें लड़ाई हुई। तो कुछ लोगों के साथ मारपीट होने की रिपोर्ट थाने पर आई थी। मनोज जैन है जो धार से अपने नाना लक्ष्मी नारायण के घर आए थे, उनके साथ मारपीट हो गई है। तो उनको जिन लोगों ने मारपीट की है उसमें 5 लोग हैं, जिसमें 2 नाबालिग हैं। उनको बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायालय पेश करके समुचित कार्रवाई की जाएगी। विजयनगर में महिला के गले से सोने का हार झपटने की वारदात करने वाला बदमाश नागपुर का स्त्री शीटर होना सामने आया है। 1.5 माह की तलाश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सोने का हार एवं 8 माह पहले की गई मंगलसूत्र झपटने की वारदात का खुलासा कर दिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई को दिन दहाड़े विजयनगर में कृष्णा पार्क की रहने वाली रेणुका जायसवाल के गले से बाइक सवार बदमाश ने 5 लाख कीमत का रानी हार झपट लिया था। नानाखेड़ा थाना पुलिस लगातार बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी। वारदात स्थल से लेकर आसपास के जिलों में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। बदमाश का मूवमेंट दिखाई देने और बाइक नंबर ट्रेस होने पर पुलिस की एक टीम नागपुर पहुंची। बदमाश आकाश पिता सत्यनारायण साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश नागपुर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। बदमाश की निशानदेही पर रानी हार बरामद किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान 2 जनवरी 2024 को इंदौर रोड स्थित पंथ पिपलई में अलका राजपूत के साथ हुई मंगलसूत्र स्नैचिंग की वारदात का भी खुलासा हो गया। बदमाश से 30,000 रुपए कीमत का मंगलसूत्र भी बरामद हुआ है। वारदात में प्रयुक्त की गई बाइक भी जब्त की गई। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बदमाश बाइक से आया था, होटल में रुकने के बाद शहर में वारदात को अंजाम देता था। उसे अन्य जिलों की वारदातों का भी सुराग मिला है। हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 का इनाम दिया जाएगा। ये 12 जुलाई को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रेणुका जायसवाल ने जो अपनी भाई की शादी में गई थी और उसी दौरान ये वेदनगर ब्यूटी पार्लर के पास से तैयार होकर आ रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनकी चेन स्नैचिंग की गई थी। हम लोग लगातार इस तरह के अपराधों पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पूरा डेवलप किया गया। आदमी बहुत ही चालाक था, इसलिए बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स उसने छोड़े नहीं, परंतु हमारी टीम पिछले करीब 1.5 महीने से उसके परसूट में लगी हुई थी। आरोपी का नाम आकाश साहू है। ये बेसिकली कलमाना नागपुर का रहने वाला है और बहुत ही शातिर चोर और चेन स्नैचर है। इसने अभी पिछले 6 महीने में पांडोरना, इटारसी, बैतूल यहाँ पर घटनाएं करी। ये एक इलाके में एक बार घटना करता है, वहाँ पर किसी होटल में निवास करता है, मोटरसाइकिल से आता है, मोटरसाइकिल पे नंबर फर्जी डालता है, उसके बाद रेकी करके वहाँ से घटना करके चला जाता है और उसके बाद बहुत समय तक उधर पर नहीं वापस जाता है और अलग अलग थाना क्षेत्र में, जिलों में जाके, अलग अलग स्टेट्स में इनफैक्ट ये जाके घटना कायमी करता है, कारित करता है। इसने 12 जुलाई 2024 को एक घटना हमारे यहाँ की थी और उससे पहले 2 जनवरी 2024 को इसी क्षेत्र में आकर एक घटना कारित की थी। दोनों में करीबन, एक में रानी हार है जो 5.5 तोले का है, करीब 5 लाख रुपए का रानी हार है, और एक 30,000 रुपये का मंगलसूत्र है जो दोनों स्नैच किए थे। दोनों इससे बरामद कर लिए गए। इसके करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। ये 2012 से एक्टिव है। मोस्टली रहने वाला ये नागपुर, महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र से जुड़े हुए इलाके जैसे पांडुरना, इटारसी और बैतूल में इसने अभी हाल फिलहाल में घटनाएं कारित करी हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी, जो 1.5 महीने से लगातार इसको परसू कर रहे थे, और जैसा मैंने बताया कि अपराधी बहुत शातिर है, इसलिए इस टीम को पूरा 20,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है, जिसमें सीएसपी नानाखेड़ा और थाना प्रभारी नानाखेड़ा शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमें खेलों व खिलाड़ियों के सम्मान के साथ साथ उनकी वास्तविक स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। यह दिन खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लेकिन जब हम इंदौर जैसे खेलों की भूमि कहे जाने वाले शहर में खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं व मैदानों की हालत पर नजर डालते हैं तो स्थिति निराशाजनक नजर आती है। इंदौर में खेल सुविधाओं की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है।
नेहरू स्टेडियम जैसे प्रतिष्ठित खेल मैदान जो खिलाड़ियों के अभ्यास व मैचों के लिए बने हुए हैं, अक्सर राजनीतिक आयोजनों व चुनावी तैयारियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इससे खिलाड़ियों के अभ्यास व उनकी तैयारियों पर गहरा असर पड़ता है। बारिश के मौसम में नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। इसके चलते उन्हें सड़कों पर अभ्यास करना पड़ता है। सड़कों पर खेलना न केवल असुविधाजनक है, बल्कि यह खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। सड़क पर अभ्यास के दौरान चोट लगने, घुटनों के खराब होने का खतरा अधिक बना रहता है, जो खिलाड़ियों के खेल जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस स्थिति में इंदौर के खिलाड़ियों की दयनीय स्थिति पर ध्यान देना और तत्काल सुधार के कदम उठाना आवश्यक है। सड़क पर खेलने को मजबूर खिलाड़ियों का कहना है कि प्रशासन व खेल संघों को खिलाड़ियों के लिए उचित प्रशिक्षण स्थल, सुरक्षित अभ्यास के लिए मैदान एवं आधुनिक खेल सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में खेल गतिविधियां बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। हमारी परेशानी है कि हमारे पास मैदान नहीं है। मैदान नहीं होने के कारण हमको रोड पे खेलना पड़ता है। उसके अलावा हमारी बालें और हमारे जूते पूरे घिंच जाते हैं। जो बाल महीने भर चलती है या 15 दिन चल पाती है, वहाँ 2 महीने 2.5 महीने बाल चलती है, यहाँ पर 15 दिन 20 दिन में घुटने ख़राब हो रहे और बहुत सारी परेशानियाँ जैसे हमारी, जैसे एक तो ग्राउंड नहीं है। पिछले हम और जो चुनाव आते हैं उसके टाइम पे 3 महीने पहले ही बंद कर देते हैं लोग। बारिश में हमको अंदर जाने 4 महीने हम बाहर रहते हैं, तो हम 3-4 महीने बाहर खेलते लगातार। कहाँ पर खेलते हैं? अब ये रोड पे खेल रहे हैं, स्टेडियम के बाहर मेन रोड पे खेल रहे हैं। स्टेडियम में अंदर क्या अंदर अलाउ नहीं, ग्राउंड खराब हो जाएगा और घास बड़ी बड़ी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम के बाहर गुरुवार सुबह विशाल वृक्ष जमीन से उखड़कर सड़क मार्ग पर जा गिरा। गनीमत रही कि बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ, लेकिन इंदौर पासिंग 2 कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मंगलनाथ मार्ग पर अति प्राचीन गुरु सांदीपनी का आश्रम बना हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। आश्रम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। प्रतिदिन सांदीपनी आश्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुवार सुबह भी आश्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। आश्रम से बाहर आने पर श्रद्धालुओं ने देखा कि पीपल का वृक्ष जमीन से उखड़कर सड़क मार्ग पर आ गिरा है। इसके नीचे इंदौर पासिंग 2 कार दबने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने सबसे पहले कारों की जानकारी ली, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं निकला। एक कार इंदौर के रहने वाले डॉक्टर राकेश सोनकर की होना सामने आया है, जो परिवार के साथ आश्रम में दर्शन करने के लिए आए थे। दूसरी कार भी इंदौर का रहने वाला आशीष नामक युवक लेकर आया था। उसने बताया कि टैक्सी के रूप में कार चलाता है। 3 श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा पर उज्जैन लेकर पहुंचा था। आश्रम से जुड़े अनुयायियों ने बताया कि पीपल का पेड़ करीब 75 साल पुराना था। महापौर पहुंचे निगम टीम ने की कटाई। विशालकाय पेड़ गिरने की जानकारी लगते ही महापौर मुकेश टटवाल सांदीपनी आश्रम पहुंच गए। बीच मार्ग पर गिरे पेड़ की वजह से आवागमन बंद हो गया था। पेड़ को हटाने के लिए नगर निगम की टीम को बुलवाया गया। इसकी कटाई कर मार्ग का आवागमन शुरू हुआ। सांदीपनी आश्रम के सामने कुछ साल पहले भी एक पेड़ अचानक धराशायी हो गया था, जिसके नीचे दबने से कुछ सवारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इंदौर नगर निगम इस साल गणेश उत्सव को बेहद भव्य व विशिष्ट तरीके से मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जहां हर वर्ष नगर निगम मुख्यालय में 10 दिनों तक गणेशोत्सव का आयोजन होता है, वहीं इस बार इसे और भी शानदार रूप देने की योजना बनाई गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव का आयोजन भव्य दिव्य तरीके से किया जाएगा और हम सब तैयार हैं हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव मनाने के लिए। नगर निगम भी गणेश उत्सव भी मनाएगा और भव्य तरीके से झांकियां भी निकालेगा। नगर निगम द्वारा सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरिफाटक ब्रिज तक सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से डिवाइडर बनाने का कार्य चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहीं डिवाइडर भी अलग अलग तरह के बनाए जा रहे हैं। कुछ जगह पक्के सीमेंट से बनाए गए हैं तो कुछ जगह खोखले बनाए गए हैं। वहीं सड़क के बीच चौड़े चौड़े डिवाइडर बनाने की वजह से सड़क सक्रिय हो चुकी है। डिवाइडर को लेकर क्षेत्रवासियों में भी विरोध है। नगर निगम द्वारा सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरिफाटक ब्रिज तक जो डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, उसे लेकर क्षेत्रवासियों का विरोध सामने आया है। रहवासियों का कहना है कि सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरिफाटक ब्रिज तक जो चौड़े चौड़े डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, इस कारण सड़क भी छोटी हो चुकी है, जबकि इस मार्ग पर हमेशा यातायात का अधिक दबाव रहता है।
लेकिन इसके बावजूद भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं किया गया। वहीं मार्ग पर कहां कट छोड़ना है इसका निर्धारण भी नहीं हो पाया। सिंधी कॉलोनी से हरि फाटक ब्रिज तक बनाए जा रहे डिवाइडर निगम द्वारा करीब 5 करोड़ से अधिक खर्च कर सिंधी कॉलोनी से हरि फाटक ब्रिज तक 1200 मीटर लंबा डिवाइडर बनाया जा रहा है। इस डिवाइडर को लेकर रहवासी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मार्ग के बगैर चौड़ीकरण डिवाइडर बनाने का क्या औचित्य है। वर्तमान में जो डिवाइडर बनाए गए हैं उसमें सड़क पहले से भी और भी छोटी हो चुकी। दुकानों के बाहर वाहन खड़े होने से रोजाना ही जाम की नौबत बन रही है। सिंधी कॉलोनी से माधवनगर स्कूल तक तो रोड थोड़ा ही चौड़ा है, लेकिन इसके बाद सकरा हो चुका है। डिवाइडर बनते ही दोनों ओर मार्ग 5 से 7 मीटर से ज्यादा नहीं रहेंगे। इसके पहले भी पूरे मार्ग पर जगह जगह अतिक्रमण होकर गुमटियां व ठेले खड़े रहते हैं। रहवासी डिवाइडर निर्माण की योजना को फिर से समीक्षा की मांग में लगे हुए हैं। सिंधी कॉलोनी चौराहे से बन रहे डिवाइडर कुछ जगह पक्के सीमेंट के बने हुए हैं तो कुछ जगह खोखले। दामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के एक परिवार द्वारा घर से सोने के आभूषण सहित नकदी चोरी होने का आरोप ग्राम के ही राम मंदिर के पुजारी व उसके पुत्र पर लगाते हुए एक आवेदन पुलिस थाने पर दिया गया था, जिसे लेकर दामनोद पुलिस द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय पिता विष्णु प्रसाद दुबे उम्र 50 वर्ष, उनके पुत्र शशांक पिता अजय दुबे उम्र 22 वर्ष को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया था। पिता व पुत्र को पूछताछ के 3 दिनों तक पुलिस थाने पर ही बुलाया गया था। 18 अगस्त की देर रात्रि तक थाने पर रखा गया। इधर 19 अगस्त की देर रात्रि में मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के मंडलेश्वर कसरावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर व 2 जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही ग्राम में हड़कंप मचा हुआ था। जो स्कूटर मंडलेश्वर पुलिस को मिली वह स्कूटर अजय दुबे व शशांक दुबे की होना बताई गई। तभी से परिजनों ने आवेदनकर्ता के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मंडलेश्वर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर सुबह से ही एसडीआरएफ एवं गोताखोरी की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास किया गया था, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बावजूद इसके परिजन भी लगातार अपने स्तर पर दोनों पिता व पुत्र को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के समीप ग्राम टकलाई में नर्मदा नदी में एक शव को तैरते हुए देखा गया, जिसे उनके द्वारा ही नर्मदा से निकलवाया गया। इसकी शिनाख्त शशांक दुबे का होना परिजनों द्वारा बताया गया। धर्मपुरी पुलिस द्वारा मृत कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। परिजनों का आक्रोश वहीं नहीं थमा। वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ग्रामीणों के साथ दामनोद पुलिस थाने पर पहुंच गए, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले परिवार पर पिता पुत्र को झूठे मामले में फंसाने, अपमानित करने, समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने एवं हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं दामनोद पुलिस द्वारा जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। वहीं रात में ही पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हम लोग किसी इस बीच अगर वो दोषी परिवार अगर गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोले हम हैं, हम उसको तो मैडम 10 दिन से गिरफ्तार करेंगे। आप 10 दिन से पुलिस महकमा क्या कर रहा है? मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश 10 दिन से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हर घटना अलग अलग जगह घटित हुई है। जब तक हम सारी चीजों को एक साथ आपको नहीं ये लाएंगे। पता था मैम कि पुलिस थाने के अंदर दोषी को बुलाया गया, पंडित जी दोषी नजर आ रहे हैं। ये जनता तभी इस थाने से हटेगी जब तक दोषी यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। सही बात और दोषियों को बहुत दूर नहीं मिलेगा। मेगांव बहुत दूर नहीं है। पैसे खिला रखे शंकर पाटीदार एवं उसके परिवार के द्वारा एवं पुलिस थाना धामनोद के द्वारा हमारे भाई एवं भतीजों को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है, परंतु अब मेरे को ऐसी पूरी शंका हो रही कि उनकी हत्या कर दी गई है। हमारे भतीजे की लाश कल नर्मदा जी में मिली थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 19 से मैं आवेदन बयान सब दर्ज कर चुका हूं, परंतु कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करके कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं अपने भतीजे के साथ, बड़े वाले भतीजे वैभव दुबे के साथ अपने
छोटे भतीजे एवं भाई के न्याय के लिए इस थाने पर बैठा हूँ। या तो थाने वाले हमारी भी हत्या कर दें या फिर हमें न्याय दें। आपकी क्या मांगे? हमें न्याय चाहिए कि उनके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ। हम ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य लोग भी है, ग्रामवासी भी है, समस्त लोग यहाँ पर आए हैं। मेगांव के रहने वाले पंडित अजय दुबे जी, जो कि कुछ दिनों से लापता थे, जिनकी आज लाश हमें प्राप्त हुई है नर्मदा नदी से। वह क्यों प्राप्त हुई और पुलिस जो कि उनके साथ अन्यत्र परिवार के द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अनेक प्रकार से उनके साथ पीड़ित व्यवहार किया गया, वह क्यों किया गया, इसकी जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? जो परिवार 14 तारीख से लेकर 16 तारीख 17 तारीख तक धामनोद थाने पर बुलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और 19 तारीख को जब वो यहाँ से गायब हुआ और उन्हें हम ढूंढ रहे थे 10 दिनों से, उसकी जांच पुलिस ने क्या की, इस बात की हम यहाँ पर मांग करने आए। कौन कौन लोग हैं, क्या है इसमें, कितने लोगों पर कार्रवाई चाहते हो आप? किसी परिवार का नाम हम सुन रहे हैं, अभी तक उसके सारे सदस्यों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, वो आपको परिवार के दुखी परिवार के सदस्य ही बता पाएंगे। पर आपको कुछ लोगों के नाम जैसे है, कुछ यहाँ पे किन्हें शिकायत करने आए थे, कौन लेके? शिकायत करने के लिए हमारे परिवार के बड़े आदरणीय ललित जी दुबे और उनके समस्त भाई और बंधुवर यहाँ पर जो शिकायत लेकर आए थे वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। जिन लोग हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल, मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की। कलर्स का सुमन इंदौरी, अनीता हंसनदानी, अशनूर कौर अपनी ऑन स्क्रीन देवरानी जेठानी की जंग को लेकर पहुंची इंदौर। जेठानी व देवरानी के बीच की सदियों पुरानी जंग का नया पेश करते हुए कलर्स का पारिवारिक ड्रामा सुमन इंदौरी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जहां एक दबंग देवरानी व तेज तर्राट जेठानी के बीच एक विस्फोटक मुकाबले में स्वाभिमान का सामना अभियान से होगा। वो भी कलर्स पे था और अभी कमबैक भी कलर्स पे हो रहा है, वो भी इंदौर में शुरुआत हो रही है और बहुत ही ब्लेस्ड तरीके से हमने एक्चुअली शुरुआत की थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट सीन जो शूट हुआ था वो खजराना गणेश मंदिर में हुआ था एंड बहुत ही पीसफुल वाइब है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाकर। हमने खजराना मंदिर में तो शूट किया ही, साथ हम सराफा बाजार भी गए। मैं मिष्टी मनीष शर्मा दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज़ चैनल से आज आपको रूबरू करवा रही हूँ अनीता हंसनदानी जी से, जो कि आज हमारे साथ हुई है कलर्स टीवी के नए शो सुमन इंदौरी से, और इनका है थोड़ा सा नेगेटिव रोल, तो आप अपने रोल के बारे में बताइए। डेफिनेटली एक विलेन ग्रे कैरेक्टर है, पर बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही अलग है एंड अभी तक हर टीवी शो में सास बहू पे फोकस किया जाता है। सुमन इंदौरी एक ऐसा शो है जहां पर देवरानी जेठानी के अनबन को इम्पोर्टेंस दी गई है। सो इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी एक्साइटिंग, वेरी चैलेंजिंग एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर। आई जस्ट होप इट डज वेल। बाय द वे, व्हाट्स योर एज? आप बहुत स्वीट है। जब मैं एक्टिंग शुरू की तभी एक्सपोजर नहीं था, अभी आपकी मॉम भी आपको इतना सपोर्ट करें, आपको एक्सपोजर है इंदौर में, आई एम श्योर क्लासेस और सब होंगे, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ बेटर। तो अगर आपको मौका मिले यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड वर्क ऑन इट एंड पूरी मेहनत से करो ना, यू कैन मेक इट। ओके, सो आई वांट टू आस्क यू दैट नेगेटिव रोल का आपकी रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वेल, अभी सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि उतना नहीं पड़ता, क्योंकि लोग आपके रियल पर्सनालिटी को जानते हैं, वो समझते हैं कि आप एक किरदार पोर्ट्रे कर रहे हो। सो इट डजेंट रियली इम्पैक्ट एंड मैं एक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्ट्रेस हूँ। जब मैं सेट होती हूँ स्विच ऑन, जैसे ही मैं सेट से बाहर स्विच ऑफ, मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या किया, कैसे किया, और मैं घर पे जाके भी बहुत उसको डाइसेक्ट या ज़्यादा डिस्कस नहीं करती। आई टेक इट एज समथिंग आई लव ऑन द सेट एंड आई लीव इट ऑन द सेट। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी, सुमन इंदौरी का एक चाट भंडार है सराफा बाजार में एंड वो वहाँ चाट बेचती है, क्योंकि अपने वो भाई बहन की देखभाल कर रही है, अपनी माँ अपनी बुआ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है
एंड बहुत ही आत्मनिर्भर लड़की है, बहुत ही खुददार लड़की है, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी रहती है। एंड जो वीक लोग होते हैं या जिनके साथ अन्याय हो रहा होता है उनके लिए लड़ती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है। तो अपने से ऊपर बाकी सबको रखती है, अपनी नीड सबसे नीचे रखती है एंड बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है। का केस है, तो आप जो लड़कियां हैं उनको कैसे आप बोलेंगे कि दबंग बनो, और आप थोड़ा मैसेज दीजिए। See, I guess self-defense is obviously the first and foremost thing. लेकिन what I don't like is why are we only asking our girls to be strong? We need to ask the boys to be sensible enough, to be respectful enough and responsible enough. तो अगर जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ लेकिन अपने बेटों को पहले पढ़ाओ, उनको अपने संस्कार दो, उनको बताओ कि कैसे ट्रीट किया जाता है एक वुमेन को। So they need to get some senses first. Society always point on girls' clothes and their wears. So what your point on this? यार देखो, अभी हम कपड़ों की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि एक छोटी बच्ची का भी रेप हो रहा है, एक ओल्ड वुमेन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग, somebody wearing full clothes is also going through the same thing. It's not about your clothes, it's about the dirt in other people's minds who commit such heinous acts. And I mean, I don't know, I don't even call them human beings because I don't think so there's anything human left in them. ओके, सो आप बोल दीजिए कि कब से आ रहा है आपका शो? जी, मेरा शो आ रहा है 3 सितंबर से हर शाम 6:30 बजे, सिर्फ कलर्स पे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मनावर पुलिस थाने पर पाटीदार समाज द्वारा पिछले महीने 4 जुलाई को इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अज्ञात आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पाटीदार समाज द्वारा फिर से आज पुलिस थाने पर ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई गई। मनावर के ही परिवार में रहने वाली एक बालिका की फोटो एडिट कर अज्ञात आरोपी इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, साथ ही बालिका की आईडी भी हैक कर चलाई जा रही है। पाटीदार समाज द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया गया कि आज दिनांक तक उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति की पहचान तक नहीं की गई। ऐसे संवेदनशील मामले पर पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होना चिंता का विषय है। आवेदन अनुसार पाटीदार समाज के 18 नव युवकों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सभी ने मिलकर पुलिस से यह मांग की है कि इस अज्ञात व्यक्ति पर साइबर के माध्यम से नाम व पता एवं मोबाइल नंबर ट्रेस कर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी बालिका व बालक के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक फोटो एडिट कोई भी व्यक्ति न करे। समाज के वरिष्ठ जनों ने यह भी कहा है कि पुलिस अगर गंभीरता से इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन जिला बड़वानी धार चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की रहेगी। भादो मास की नवमी पर समीपस्थ ग्राम आगझरी में मंगलवार को संत बोंदरू बाबा के समाधि स्थल पर आस्था का मेला लगा। यहां संतान प्राप्ति की चाह में पहुंची सैकड़ों महिलाओं को बेमौसम मिलने वाली केरी यानी कि आम की प्रसादी बांटकर गोद भराई की गई। यहां बीते सालों में बाबा के समाधि स्थल से कच्ची केरी का प्रसाद ले जाने वाले अनेक दंपतियों के घर संतान प्राप्ति होने पर श्रद्धालु ने मन्नतें भी उतारी। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु ने समाधि स्थल पर फल, मिठाई आदि से बच्चों का तुलादान कर संत को नमन किया। बाबा के मेले में भक्तों सहित निसंतान दंपति सुबह से रात 9 बजे तक आते रहे। यहाँ प्रसादी पाने न केवल हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाएं ही नहीं बल्कि अन्य धर्म की महिलाएं भी मनोकामनाएं लेकर पहुंची। संत बोंदरू बाबा ईश्वरीय अवतार होकर उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में ग्राम में समाधि ले ली। इसके बाद सन 1790 से प्रतिवर्ष एक दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जहां जिले प्रदेश नहीं अपितु देश के दूर दराज राज्यों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। समाधि स्थल पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, एसपी धर्मराज मीणा, विधायक केदार सिंह डावर, जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, गणमान्य जनों ने संत बोंदरू बाबा को नमन किया। मेला बड़े विशाल रूप से लगता है और सैकड़ों नहीं हजारों लोग आज बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और नागझरी ऐसा गांव है जहां पर इस जिले के सभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के हमारे अधिकारीगण भी
और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आते हैं। और आज अवसर भी कि जिला पुलिस अधीक्षक जी भी आपके बीच में, ये बार बार अवसर नागजिरी के लोगों को मिलता है। अगर दिल पर हाथ रख के इस बात को अगर चिन्हित किया जाए तो नागजिरी के लोगों ने सौभाग्य मानना चाहिए। बहादुर बाबा का जन्म और उनकी समाधि का स्थल इस नागजिरी में जब बना तब नागजिरी का भी उद्धार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बोलो, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम सभी वृक्षारोपण करेंगे और अपने घर खेत सभी जगह आम के वृक्षों को लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सचिव। और ऐसे मेले और ऐसे संत पुरुष जहां सभी जाति धर्म के लोग आते हैं और ऐसे ही परिसरों में ऐसे ही महात्माओं के समाधि स्थल पर सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित होता है। आज देश और दुनिया में जो भी हालात हैं उन हालातों के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। कोटि कोटि कंठों में अब स्वर यही चाहिए, हर मजहब हो जिसे प्यारा, ऐसा इंसान चाहिए। जैसे हमने अभी बताया, पिछले साल हम आए थे, बहुत मतलब आशा लेके आए थे कि इस साल हो जाए, बट अभी हमारा 3 महीने का बेबी है, इसलिए हमने बाबा की मन्नत पूरी की है। जो मिठाई में हमने तोला दान किया बेबी, और हमको मतलब कुछ फ़ायदा हुआ तो हमने हमारे साथ एक जन और लेके आए, वो भी हमारे साथ आए। तो इस साल उनकी भी मन्नत है कि अगले साल हो जाए, तो वो भी अगले साल से तोला दान करने आए। आपने मेडिकल साइंस से पहले प्रयास करे थे, इलाज करवाए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह आज से नहीं, विगत 1790 से सतत उन्होंने जीवंत समाधि, हम देखते हैं कि कोई भी महंत कहीं अंतिम समय में मतलब नवग्रह समाधि लेते थे, परंतु हमारे निवार के संत संत मोदी बाबा जो साक्षात भगवान के स्वरूप थे, उन्होंने 25 साल की अल्पायु में 1790 में समाधि ली। तब से सतत यह निसंतान दंपति के नाम से मेला लगता है। और मेला आज हमारे सभी विज्ञान की ओर से, डॉक्टर की ओर से आशा हो जाती, ऐसे माँ शक्ति यहाँ पर कच्ची केरी का प्रसाद लेती है और उनके यहाँ आस्था रखती है, बाबा के प्रति मतलब भावना रखती है, तो उनके यहाँ किरकारियाँ जीतती है। अभी यहाँ पर कम से कम 50 मन्नत आज उतर चुकी है और आगे पीछे यहाँ 8 दिन तक मन्नत उतरती है, 200 से अधिक मन्नत उतरती है। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर आशीर्वचन देने हेतु कार्यकर्ता के मार्गदर्शन के लिए पधारे मंचासीन परम पूज्य संत श्री 108 महाराज श्री राम सेवक जी महाराज व विश्व हिंदू परिषद प्रांत अधिकारी संजय होलकर, मनावर जिला अध्यक्ष प्रदीप सोनी, धार विभाग मंत्री रामेश्वर चौधरी। ये मराठी, ये बंगाल, तो भाषाओं के आधार पर हमको विभाजन करने का प्रयास किया। ये इसका नाम क्या आर्य है। तो 81 के उस दृश्य को ध्यान में रख करके जब 1983 के अंदर हम जब जाते हैं तो एक देश के अंदर फिर एक चुनौती और एक समस्या सामने आई, और वो समस्या कि हम कोई भी अछूत नहीं है, हम सभी सहोदर भाई हैं, कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। तो एक सार्वजनिक उद्घोष, देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।